हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फायर बाय आईआईटियंस में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। उसमें हम लोगों ने जाना था कि एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स क्या होता है, और इस कंसेप्ट पे प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और ओम्स लॉ के बारे में, एंड सम नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज दैट हैज़ बीन यूज्ड इन नेटवर्क, and we will also solve few questions that has been asked on in this topic in previous year exams। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अपना बायलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट्स। तो बायलैटरल एलिमेंट्स क्या होता है? दोज एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज इज इंडिपेंडेंट विद डायरेक्शन ऑफ करंट और पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। मतलब वैसा एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टीज जो है वो इंडिपेंडेंट हो किसके, करंट के डायरेक्शन के भी और पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज के भी। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बायलैटरल एलिमेंट्स क्या होता है, जो कि अलाउ करे करंट को फ्लो करने में बोथ द डायरेक्शन में। अगर दोनों डायरेक्शन में करंट इजीली फ्लो हो रहा है उस एलिमेंट्स के थ्रू, वो कौन सा एलिमेंट होगा? बायलैटरल एलिमेंट। अगर एग्जांपल के तौर पे देखो तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ट्रांसफार्मर एंड एक्सेट्रा। ठीक है। फिर आता है अपना यूनिलैटरल एलिमेंट। तो यूनिलैटरल एलिमेंट्स क्या होता है? जिसका प्रॉपर्टीज डिपेंड हो किस पे, करंट के डायरेक्शन पे भी और वोल्टेज के पोलैरिटी को भी। तो उस वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिलैटरल एलिमेंट्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल डायोड, बीजेटी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हम लोग बायलैटरल एलिमेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। तो एक रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ क्या बिहेव शो करता है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करने में अलाउ करता है। ठीक है। और अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किए, मान लो करंट को इस डायरेक्शन से फ्लो कराना चाहिए, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा फ्लो कराने में। तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, अगर बोथ द डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है करंट को फ्लो, तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? बायलैटरल एलिमेंट्स। ठीक है। और दूसरा हम लोग यूनिलैटरल एलिमेंट्स का एग्जांपल ले, तो मान लीजिए ये डायोड लिए। ठीक है। डायोड में क्या होता है, अगर हम लोग करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, तो यह इस टाइम पे जो डायोड है वो किसके तरफ बिहेव करेगा? फॉरवर्ड बायस की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर फॉरवर्ड बायस की तरफ डायोड अगर बिहेव करे तो वो क्या करेगा? एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है। मतलब करंट को इजीली अलाउ करेगा इस डायोड के थ्रू फ्लो कराने में। ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं इस डायोड के थ्रू, करंट को इस डायरेक्शन से अगर फ्लो कराना चाहें, तो अब क्या होगा, ये डायोड जो है वो एज ए डायोड क्या है, रिवर्स बायस में एक्ट करेगा। ठीक है। और क्या होगा, ये डायोड क्या करेगा, एज ए ओपन सर्किट एक्ट करेगा, बिहेव करेगा। मतलब ये एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा। मतलब अगर कोई सर्किट, अगर एलिमेंट अगर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो मतलब वो करंट को अलाउ नहीं कर रहा है उसके थ्रू फ्लो कराने में। तो डायोड क्या होगा, इस टाइम पे करंट को अलाउ नहीं करेगा फ्लो कराने में। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं जो डायोड का प्रॉपर्टीज़ है वो करंट के डायरेक्शन को अगर हम लोग रिवर्स कर दी तो क्या हो गया, डायोड का प्रॉपर्टीज रिवर्स हो गया। ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे इस डायोड के थ्रू अगर वोल्टेज ये पॉजिटिव और इस तरफ अगर निगेटिव लगाते हैं तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव पोलैरिटी इधर हो गया और नेगेटिव पोलैरिटी अगर हम पोलैरिटी रिवर्स करते तो ये क्या है, रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा। इस टाइम पे ये क्या होगा, एज ए ओपन सर्किट बिहेव करने लगेगा। ठीक है। तो ये अपने प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है। जब अगर हम लोग वोल्टेज या करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो क्या करता है, यूनिलैटरल एलिमेंट अपने प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है। ठीक है। और इसमें जो प्रॉब्लम आते हैं, पूछे जाते हैं उसमें बायलैटरल यूनिलैटरल में बेसिकली वीआई कर्व के कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस अगर प्रॉब्लम वीआई कर्व पे आ रहा है तो इस पर आपको क्या ध्यान देना है कि अगर कोई जो कर्व दिया गया अगर वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमिट्री है तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बायलैटरल एलिमेंट्स, या सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमिट्री हो। ठीक है। अदरवाइज वो कौन सा एलिमेंट होगा, यूनिलैटरल एलिमेंट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपको वीआई कर्व दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक एलिमेंट दिया गया इस टाइप से, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, आप इजीली देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं जो एलिमेंट है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमिट्री है, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, बायलैटरल एलिमेंट्स। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम लोग, मान लीजिए ये आपको कर दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलिमेंट ना ही फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमिट्री है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में भी सिमिट्री नहीं है, और ये ना ही सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमिट्री है। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, यूनिलैटरल एलिमेंट्स। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ना ही फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमिट्री है, ना ही सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल एलिमेंट्स। ठीक है। फिर अगला जो आता है अपना लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है। तो लीनियर एलिमेंट्स क्या होता है, दोज एलिमेंट हु फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
मतलब वैसा एलिमेंट जो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को भी फॉलो करे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी, तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। और दोज एलिमेंट्स हु फॉलो द ओम्स लॉ इज ऑल्सो नोन एज लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। जो ओम्स लॉ को भी फॉलो करे उसको क्या बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट। और दोज एलिमेंट्स हु फॉलो द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड पासिस थ्रू ओरिजिन, वैसे एलिमेंट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, ये सब क्या है, लीनियर एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। फिर अगला आता है अपना नॉन लीनियर एलिमेंट। तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होगा, एलिमेंट विच डज नॉट फॉलो एनी ऑफ द एबव लॉ, एबव प्रिंसिपल। मतलब अगर कोई भी प्रिंसिपल को, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वैसे कौन सा एलिमेंट होगा, नॉन लीनियर। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सिस्टम है, मल्टीप्लायर सिस्टम है, जो कि कोई भी कितना भी आप इनपुट दे, ये क्या आउटपुट में क्या करेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इनपुट 4 दे रहे हैं तो ये सिस्टम क्या करेगा, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आउटपुट देगा। तो आउटपुट कितना मिलेगा अपने को, 8, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 6 इनपुट दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आउटपुट कितना देगा, 12, ठीक है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म से अगर इनपुट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो आपका आउटपुट है सेम कांस्टेंट टर्म से इनपुट होकर मल्टीप्लाई होकर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको m टाइम्स से इनपुट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आउटपुट है वो भी प्रीवियस इनपुट के m टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मान लीजिए ये मल्टीप्लाई सिस्टम है, अगर हम लोग 4 इनपुट दिए थे तो आउटपुट अपने को 8 मिल रहा था। अगर यहाँ पे हम लोग 2 इंटू 4 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 8 जो आउटपुट देगा 8 इंटू 2 देगा, तो ये 16 देगा। और आप देख सकते हैं जो आउटपुट है 8 इंटू जो कांस्टेंट m था उसके मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है। तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, ये सिस्टम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है, अगर m टाइम्स इनपुट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आउटपुट भी m टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, बेसिकली अगर हम लोग इनपुट यहाँ पे 4 दे रहे हैं तो आउटपुट अपने को क्या मिल रहा है, 8। अगर 6 दे रहे हैं तो आउटपुट अपने को कितना मिल रहा है, 12, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है अगर इंडिविजुअल इनपुट को हम लोग सम करके एज ए सिंगल इनपुट दें तो आउटपुट भी जो है वो इंडिविजुअल आउटपुट के सम के बराबर आना चाहिए। तो बेसिकली ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर हम लोग इनपुट 4 + 6 इक्वल टू क्या हो गया, 10। अगर इनपुट 10 दे रहे हैं तो आउटपुट अपने को क्या मिलेगा, ये सिस्टम क्या करेगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, आउटपुट कितना मिला, 20। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि जो इनपुट दे रहे हैं अगर सम करके इंडिविजुअल इनपुट, तो आउटपुट भी इंडिविजुअल आउटपुट के सम के बराबर है। तो ये 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 + 12, तो ये भी 20 के बराबर है। मतलब ये सिस्टम क्या फॉलो कर रहा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी। तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। फिर आता है अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। और दूसरा है अपना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को अगर वो फॉलो कर रहा है और अगर पास कर रहा है ओरिजिन से, तो उसको वैसे एलिमेंट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट, ठीक है। तो अगर कोई भी इक्वेशन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म 0 दिया हुआ है तो वो कौन सा सिस्टम होगा, लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस पर जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं अपने को लीनियर और नॉन लीनियर में। तो बेसिकली 2 टाइप्स में क्वेश्चन आते हैं लीनियर और नॉन लीनियर से। सबसे पहला आता है अपना वी कर्व के बेसिस पे, ठीक है। तो वी कर्व के बेसिस पे अगर आपको सवाल पूछा गया तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है, जो कर्व दिया गया है वो ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो वो कौन सा एलिमेंट्स होगा, लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन लीनियर एलिमेंट। तो आइए देखते हैं इस पर किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये आपको इक्वेशन दिया गया वी कर्व के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इक्वेशन है, ये जो कर्व है ये क्या है, ओरिजिन से तो पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है। दूसरा अपने को क्या देखना है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब ये कांस्टेंट स्लोप से ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं इसका जो स्लोप है वो भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट स्लोप से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो स्लोप जो होता है बेसिकली m इक्वल टू क्या होता है, p/b, ठीक है, इक्वल टू tan थीटा के बराबर होता है ये, ठीक है। tan थीटा आपको पता है क्या होता है, p/b। तो अगर ये इस स्लोप से इंक्रीज कर रहा है कॉन्स्टेंटली तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। ये आई भी आपको कर्व दिया गया और ये एलिमेंट दिया गया, तो आपसे पूछा गया लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओरिजिन से भी पास हो रहा है और ये स्लोप भी इसका कांस्टेंट स्लोप से इंक्रीज है, बट ये जो आपका प्रीवियस वैल्यूज़ था वो इसमें 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि वो प्रीवियस वैल्यूज़ भी इसके साथ होना चाहिए, मतलब ये पूरा कर्व जो ओरिजिन से पास होना चाहिए, तभी ये लीनियर एलिमेंट्स होगा, ठीक है। अगर ये सिर्फ ओरिजिन से क्रॉस कर स्टार्टिंग पॉइंट इसका ओरिजिन है तो ये एलिमेंट्स बेसिकली नॉन लीनियर एलिमेंट्स होगा, ठीक है। मतलब ये सिर्फ यहाँ से अगर पास कर रहा है तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। तो वी आई कर्व पे आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है। फिर आता है अपना बेस्ड ऑन इक्वेशन। जो इक्वेशन पे अगर आपसे सवाल पूछा गया तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको देखना है इनिशियल कंडीशन 0 है कि नहीं, ठीक है। इनिशियल कंडीशन 0 मतलब उसके जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है कि नहीं, ठीक है। और वो कोई भी स्क्वायर या क्यूब टर्म उस इक्वेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फर्दर जो टर्म्स है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। और आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में भी इक्वेशन दिया रहता है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, लीनियर एलिमेंट। और उसके अगर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो कौन सा होगा आपका, नॉन लीनियर एलिमेंट। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको दिया गया y इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है, और y इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ये दो सवाल आपसे पूछे गए हैं मान लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 2, ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, बट इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म इक्वल 0 नहीं है, इनिशियल कंडीशन में 0 तो नहीं है, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। फिर दूसरा आपको y इक्वल टू 3x स्क्वायर, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं जो स्क्वायर टर्म आ गया है, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। फिर जो अगला सवाल आपके मान लीजिए पूछा गया y इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करता है और कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, 0 है, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। और दूसरा आपको जो सवाल आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे आपसे पूछा जाएगा 3dx अपॉन dt, और प्लस मान लीजिए कांस्टेंट टर्म दिया, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है बट ये क्या है, कांस्टेंट टर्म इसमें 0 नहीं है, ये कौन सा हो गया, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे ये सवाल रहता y इक्वल टू 2dx/dt, तो ये कौन सा एलिमेंट हो जाता है यहाँ पे आपका, लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। फिर अगला आता है आपका टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट क्या होता है, इफ आउटपुट एंड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज विद टाइम इज नोन एज टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, अदरवाइज टाइम वेरिएंट एलिमेंट। मतलब अगर आउटपुट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है जो एलिमेंट का, अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम वेरिएंट एलिमेंट। और जो इस पर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं आपको बेसिकली इक्वेशन के कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं सवाल, तो आपको क्या ध्यान रखना है उसमें, अगर इक्वेशन पे पूछा गया है तो उसमें आपको देखना है कि उस इक्वेशन में टाइम टर्म्स प्रेजेंट है या नहीं। अगर टाइम टर्म प्रेजेंट है तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, वेरिएंट एलिमेंट्स, और अगर टाइम टर्म्स नहीं प्रेजेंट है तो वो कौन सा होगा, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए y इक्वल टू दिया गया आपको 3x t प्लस 2, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं ये t प्रेजेंट है इस इक्वेशन में, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, टाइम वेरिएंट एलिमेंट, ठीक है। दूसरा अगर सवाल आपसे पूछा गया है y इक्वल टू 3x प्लस 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये t प्रेजेंस नहीं है, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, आपको बस ये देखना है t प्रेजेंट है कि नहीं, इनिशियल फाइनल ये कंडीशन नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे t प्रेजेंट नहीं है तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, टाइम इन वेरिएंट एलिमेंट्स, ठीक है, TIV एलिमेंट्स, ठीक है। फिर अगला आता है अपना लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। तो लम्प्ड एलिमेंट्स क्या होता है, हुज वैल्यू इज थाउट बीइंग कंसंट्रेटेड एट ए सिंगल पॉइंट इन स्पेस एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टाइम, मतलब जिसके वैल्यू को हम एक कंसंट्रेटेड सिंगल पॉइंट इन स्पेस पे एज्यूम करते हैं, ठीक है। और वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे, ठीक है, स्पेस पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब स्पेस पे आप कहीं भी ले जाएं उसका अगर वैल्यू का हम लोग कंसनट्रेटेड माने हैं तो वो कंसनट्रेटेड ही रहेगा, बस टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो, ठीक है। वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लम्प्ड एलिमेंट्स, अदरवाइज कौन सा एलिमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, ठीक है। और दूसरा जो है, जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इस लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट का, जो कि हम लोग पावर सिस्टम में भी यूज करते हैं इस कंसेप्ट को, तो अगर इफ़ द साइज ऑफ द एलिमेंट इज़ नेग्लिजिबल
नेग्लिजिबली स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड लम्प्ड एलिमेंट्स। मतलब इसका कहने का मतलब अगर साइज जो है एलिमेंट का वो नेग्लिजिबल हो किसके रिस्पेक्ट में, वेवलेंथ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज या करंट के जो कि उस एलिमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लम्प्ड एलिमेंट्स। ठीक है। अदरवाइज अगर वो कंपेरेबल हो उसके वेवलेंथ से तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो अपना ह्यूमन बीइंग है हम लोग, उसमें क्या होता है, ये मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, इसमें क्या हम लोग जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसे 500 टू 1000 ओम वेरी करता है। ठीक है। तो 500 टू 1000 ओम जो वेरी कर रहा है, तो आपको पता है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है हमारे होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सिंगल पॉइंट पे एज्यूम करते हैं और उसको एक लम्प्ड पैरामीटर में कन्वर्ट करके हम लोग 500 या 1000 ओम बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरा रेजिस्टेंस, क्या होता है हर एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड, बट उसको एक सिंगल पॉइंट पे हम कंसंट्रेटेड मान के उस रेजिस्टेंस के वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लम्प्ड एलिमेंट्स। ठीक है। और दूसरा जो अपना वेवलेंथ के कंसेप्ट पे है, वेवलेंथ का कंसेप्ट बेसिकली क्या कहता है कि मान आपको पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वो होता है लेमडा अपॉन एफ। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिग्नल। ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं जो लेमडा होगा वो क्या होगा आपका, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और आपको पता है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और जो अपना फ्रीक्वेंसी होता है जो हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं वो 50 हर्ट्ज यूज़ करते हैं, 50 × 1/सेकंड हो जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लेमडा का वैल्यू आएगा आपका 5000 किलोमीटर के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडिया में सिग्नल यूज हो रहा है वो उसका जो वेवलेंथ होता है वो 5000 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है। ठीक है। तो अगर इसके कंपेयर में अगर किसी भी एलिमेंट्स का साइज बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लम्प्ड एलिमेंट्स। और अगर इससे अगर हम कंपेयर कर सकते हैं इस वेवलेंथ के तो एलिमेंट्स के साइज को, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पावर सिस्टम होता है, पावर सिस्टम में क्या होता है, जो अपना शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, उसको हम लोग क्या करते हैं, लम्प्ड पैरामीटर्स में डील करते हैं। ठीक है। तो क्यों बेसिकली हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन और मीडियम ट्रांसमिशन को लम्प्ड पैरामीटर्स में क्यों डील करते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है वो लेस देन 80 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है। वैसे ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन तो वो लेस देन 200 किलोमीटर होता है। ठीक है। और ग्रेटर देन 80 किलोमीटर, तो वैसे ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका 200 किलोमीटर है, मान लीजिए कोई भी आपको दिया गया सिस्टम, मान लीजिए 52 किलोमीटर का सिस्टम है, तो ये क्या होगा, आप अगर आप इसको 5000 किलोमीटर से कंपेयर करें तो ये क्या होगा, नेग्लिजिबल है कि नहीं इसके रिस्पेक्ट में। तो इसलिए इस टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग लम्प्ड पैरामीटर्स में डील करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ था सिग्नल का जो अप्लाई करते हैं वो नेग्लिजिबल है उसके साइज ऑफ एलिमेंट्स के बराबर, तो इसलिए हम इसको लम्प्ड पैरामीटर्स में डील करते हैं। और दूसरा जो होता है, जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में डील करते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है वो ग्रेटर देन 200 किलोमीटर होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आपको ट्रांसमिशन लाइन दिया गया है 1500 किलोमीटर का। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो 1500 किलोमीटर, अगर आप इसको 5000 किलोमीटर के कंपेयर करेंगे तो इसको कंपेरेबल है ये। तो ऐसे इसलिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स में डील करते हैं। ठीक है। फिर आता है अपना जो केसीएल एंड केवीएल जो हम लोग यूज करते हैं वो भी लम्प्ड पैरामीटर्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के लिए वैलिड नहीं होता। तो आपको ये बात बता दूं कि लम्प्ड पैरामीटर्स जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं एक कंसंट्रेटेड पॉइंट पे। तो इसमें क्या होता है, ये करेक्ट एनालिसिस नहीं होता है लम्प्ड पैरामीटर। क्यों, क्योंकि एज्यूम करते हैं तो उसमें क्या होगा, एजम्पशन में कुछ ना कुछ एरर रह ही जाता है। तो वो छोटा छोटा एरर एक
एक मतलब मार्जिनल एरर के अप्रॉक्स में हो जाता है, ठीक है। तो अगर लर्न पैरामीटर्स पे अगर कोई भी लॉ या कोई भी प्रिंसिपल अगर प्रूफ हो रहा है तो वो कौन सा होगा, ये अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस होगा, वो करेक्ट एनालिसिस नहीं हो सकता, क्योंकि लर्न पैरामीटर्स खुद एक अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है, ठीक है। और दूसरा अपना शॉर्ट एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, वो भी आपको पता ही है कि वो लंब पैरामीटर्स में डील करते हैं, और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स में डील करते हैं, ठीक है। तो आते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंस फॉर्मूला है जो कि हम लोग से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए भी हैं। तो आपको करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का तो बेसिकली हम लोगों ने देख लिया था। जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है इसमें बेसिकली और भी फार्मूला है जिसमें कि आपको पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जो इंडक्टेंस इक्वल टू होता है N∅/I, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स अपॉन करंट, ठीक है। तो अगर ये आपको बेसिकली क्या करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स दिया जाएगा, करंट भी दिया जाएगा और फ्लक्स भी आपको दे दिया जाएगा। फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, ठीक है, आपको ये दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछेगा इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल या इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, तो आप बेसिकली इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। एक और जो फॉर्मूला है इसका वो होता है N²/S। एस यहाँ पे क्या है, रिलक्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर में करंट को अपोज करता है फ्लो करने, वैसे रिलक्टेंस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को एयर में अपोज करता है फ्लो कराने में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जो अपोज करता है उसको कहते हैं हम लोग रिलक्टेंस, ठीक है। तो जो रिलक्टेंस होता है वो S इक्वल टू होता है L/μ है, ठीक है। क्या होता है, L/μ है। L क्या है यहाँ पे, लेंथ, म्यू क्या है अपना रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, और ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो L/μ क्या होता है, रिलक्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। और S इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से अगर कंपेयर इस फॉर्मूले से निकालें तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ni/∅, ठीक है। तो आपको बेसिकली इस फॉर्मूले से आपको सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है अपना C इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है Q/V, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है C का वो εr इंटू A/d। εr यहाँ पे क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, बेसिकली εr नहीं होगा, परमेबिलिटी होगा, परमिटिविटी इंटू एरिया/d, ठीक है। तो परमिटिव एरिया, ए क्या है एरिया, और डी क्या है अपना डायमीटर या डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। दो प्लेट्स के बीच का जो, जैसे कैपेसिटर जो होता है, आपको पता है दो प्लेट्स के बीच का जो चार्ज डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ दिस मटेरियल जो कि एप्सिलॉन है, और ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, जो कि इस मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके बराबर, ठीक है। तो अगर आप इन फॉर्मूले, तो बेसिकली जो सवाल आपको इस फॉर्मूले पे भी पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फिर अगला आता है अपना पावर। पावर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, या अगर रेजिस्टेंस में आप अगर पावर डिसिपिएशन पूछा जाए तो आपको वहाँ पे I² इंटू R को यूज करना है, ठीक है, पावर के लिए। या दूसरा अगर वोल्टेज दिया गया तो V²/R भी होता है, ठीक है। और अगला आता है अपने एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जो होता है प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम होता है। अगर पावर को हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या होता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में जो डिसिपिएशन होता है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसका जो फॉर्मूला होता है I²R इंटू T होता है, ठीक है। वैसे इंडक्टर में जो स्टोर होता है एनर्जी उसको कहते हैं हाफ Li²। आपको पता है रेजिस्टेंस जो है डिसिपिएट करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इंडक्टर और कैपेसिटर जो होता है वो स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। तो जो एनर्जी स्टोर करता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो इंडक्टर में हाफ Li² के बराबर होता है, और कैपेसिटर में जो होता है हाफ Cv² के बराबर। और दूसरा अपना कंडक्टिविटी, जो जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है, जो 1/ρ होता है, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी जो कि यूज होते हैं नेटवर्क में, उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म जो यूज होता है नेटवर्क में वो होता है नोड। तो नोड क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स इस टर्म्स एंड नोड, मतलब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच में जो इंटरकनेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नोड, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये है कि नहीं, और दूसरा एक आप इसको इस एलिमेंट को भी लें तो इन तीनों एलिमेंट्स के बीच में क्या है, ये इंटरकनेक्शन पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड, ठीक है।
तो वैसे पॉइंट को अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच में जो इंटरकनेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। ठीक है। फिर अगला आता है आपका डिग्री ऑफ नोड। ठीक है। तो डिग्री ऑफ नोड क्या होता है, जो जितना एलिमेंट्स एक नोड से कनेक्टेड है उस उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग डिग्री ऑफ नोड के बराबर बोला जाता है। ठीक है। मतलब मान लीजिए किसी भी नोड पे अगर 2 एलिमेंट्स कनेक्टेड है तो मिनिमम 2 एलिमेंट्स रहेगा ही। तो अगर 2 एलिमेंट्स कनेक्टेड तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा उस नोड का 2। अगर 3 है या 4 है तो उसका क्या हो जाएगा 3 या 4। ठीक है। तो जो डिग्री ऑफ नोड होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अपना आता है सिंपल नोड। सिंपल नोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन एस से। ठीक है। तो इफ़ द डिग्री ऑफ नोड इज 2 देन इट इज टर्म्स ए सिंपल नोड। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो डेल्टा है डिग्री ऑफ नोड वो अगर 2 के बराबर है तो उसका वो कौन सा नोड होगा, सिंपल नोड। ठीक है। और दूसरा आता है फिर अपना प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड क्या होता है, अगर डिग्री ऑफ नोड इज ग्रेटर देन 2 देन इट इज टर्म्स ए प्रिंसिपल नोड। मतलब अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड है किसी भी नोड पे तो वो कौन सा नोड होगा, प्रिंसिपल नोड। ठीक है। और इसी प्रिंसिपल नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ए जंक्शन भी डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो मतलब नोड विच एट विच 3 और 2 मोर देन 2 और 3 और मोर देन 3 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड नॉन एज जंक्शन। ठीक है। तो बेसिकली जंक्शन और प्रिंसिपल नोड सेम ही चीज़ होता है। ठीक है। फिर अगला आता है आपका जो द टोटल नंबर जो नोडल इक्वेशन रिक्वायर होता है किसी भी सर्किट में वो इक्वल टू होता है प्रिंसिपल नोड -1। मतलब जितना प्रिंसिपल नोड है उस सर्किट में उसमें अगर एक माइनस कर दें तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ हम लोग को नोडल इक्वेशन जो कि रिक्वायर्ड होगा उस सर्किट में। ठीक है। इस पर भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं नोडल इक्वेशन पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला आता है आपका ब्रांच। ब्रांच क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द एलिमेंटल कनेक्शन बिटवीन 2 नोड। मतलब 2 नोड के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड है उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच। मतलब 2 नोड के अगर बीच में जितना भी एलिमेंट कनेक्टेड है तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांच के बराबर होगा। ठीक है। फिर अगला आता है आपका टोटल सम ऑफ डिग्री ऑफ नोड। तो टोटल सम ऑफ डिग्री ऑफ नोड जो होता है वो इक्वल टू होता है ब्रांच का ट्वाइस। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, इस पे सवाल भी पूछे गए हैं कि बताइए इस सर्किट का डिग्री ऑफ सम ऑफ डिग्री ऑफ नोड क्या होगा, तो आप सम ऑफ डिग्री ऑफ नोड इंडिविजुअल डिग्री ऑफ नोड को ऐड करके भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, थोड़ा लेंथी होगा। डायरेक्टली अगर निकालना है तो आपको नंबर ऑफ ब्रांच डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ डिग्री ऑफ नोड। तो आइए इस पर हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ NP जो कि प्रिंसिपल नोड है, फिर सिंपल नोड, फिर N और फिर उसका ब्रांच और टोटल नोडल इक्वेशन कितना रिक्वायर्ड है और सम ऑफ डिग्री ऑफ नोड। ठीक है। तो इसको इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे डील करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे इस नोड पे देखते हैं। ठीक है। 2 एलिमेंट कनेक्ट है इस पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, ये नोड होगा। ठीक है। तो इस नोड पे देखते हैं कितने एलिमेंट कनेक्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एलिमेंट कनेक्टेड। ये कौन सा एलिमेंट होगा, N। ये कौन सा नोड होगा, NS। क्योंकि सिंपल नोड क्या होता है, अगर 2 एलिमेंट कनेक्टेड है किसी भी नोड पर तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल नोड। ठीक है। फिर अगला आते हैं हम लोग इस पॉइंट पे। ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 2 ही एलिमेंट कनेक्ट है, तो ये कौन सा होगा, इसको NS1 मान लेते हैं, इसको NS2। ठीक है। फिर अगला आता है अपने इस नोड पे। इस नोड पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट कनेक्ट है। तो 2 से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्ट है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल नोड। तो ये क्या होगा, मान लीजिए इसको NP1 मान लीजिए। फिर इस नोड पे भी आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट कनेक्ट है, ये NP2 हो गया। फिर इस नोड पे भी आप देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया, NS3 हो गया। इस नोड पे भी 2 एलिमेंट कनेक्टेड है तो यहाँ पे NS4 हो गया। ये यहाँ पे 3 एलिमेंट कनेक्ट है तो ये क्या हो गया, NP3। यहाँ पे भी 3 एलिमेंट कनेक्ट है तो ये NP4 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कितना प्रिंसिपल नोड हो गया, 1 2 3 4। ठीक है। 4 प्रिंसिपल नोड हो गया और सिंपल नोड कितना हो गया, 1 2 3 4 सिंपल नोड। तो यहाँ पे कितने सिंपल नोड हो गए, 4, और कितने प्रिंसिपल नोड, 4। टोटल नोड क्या होगा, प्रिंसिपल नोड प्लस सिंपल नोड, तो 4 + 4 कितना, 8। तो टोटल नंबर ऑफ नोड क्या हो गया, इक्वल टू 8। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नंबर ऑफ ब्रांचेस के। तो नंबर ऑफ ब्रांच क्या होता है, एलिमेंटल कनेक्शन बिटवीन 2 नोड। तो एलिमेंटल कनेक्शन मतलब जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड है उसको अगर आप डायरेक्टली काउंट कर ले तो वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ब्रांच के भी। तो यहाँ पे देखिए 1 एलिमेंट, 2 3 एलिमेंट, 4 5 6 7 8 9 10, कितने एलिमेंट है, 10। तो इसका जो नंबर ब्रांच होगा वो 10 के बराबर होगा। ठीक है। फिर आता है अपना टोटल नोडल इक्वेशन। तो आपको पता था NP कितना था अपना इस इक्वेशन में, 4। तो नोडल इक्वेशन क्या होता है, NP - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो मतलब नोडल इक्वेशन जो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट होगा उसको कितना नोडल इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा, 3। ठीक है। फिर आता है अपना डिग्री ऑफ नोड, समीशन ऑफ डिग्री ऑफ नोड। ठीक है।
तो अब डिग्री ऑफ नोड आप इंडिविजुअल नोड को भी डिग्री कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली आप 2 इंटू ब्रांचेस कर दें, ठीक है। तो आप चलिए इंडिविजुअल नोड की डिग्री से हम लोग निकालते हैं। तो इस नोड का जो डिग्री है वो कितना एलिमेंट कनेक्टेड 2, ये NS1 है तो कितना हो गया 2, इस नोड का डिग्री 3, इस नोड का भी डिग्री 3, इस नोड का डिग्री 2, इसका 2, इसका 3 हो गया, इसका 3 हो गया और इसका 2 हो गया। तो ऐड करेंगे इसको तो क्या होगा 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गया, और 3 + 3 + 3 + 3 क्या हो गया 12। तो 8 + 12 कितना हो गया आपका 20। तो समीशन ऑफ डिग्री ऑफ नोड जो होगा वो 20 के बराबर आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है 2 इंटू नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। तो कितना ब्रांच था आपको पता है, B = कितना था 10, तो इसको अगर 2 टाइम्स कर दे 2 इंटू 10 कितने के बराबर हो गया 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल नोड का अगर डिग्री आप ऐड कर दें तो वो भी मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ ब्रांचेस के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ नोड, ठीक है। फिर अगला जो आता है अपना लूप। तो लूप क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द क्लोज्ड पाथ इन एनी सर्किट। वैसा क्लोज्ड पाथ जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग नोड या एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो वैसे क्लोज्ड पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे लूप, ठीक है। और दूसरा चीज़ के वो जो क्लोज्ड पाथ है वो एक नोड को दोबारा क्रॉस नहीं करे, ठीक है, डज नॉट क्रॉस वन नोड ट्वाइस। तो वैसे लूप को हम लोग क्या बोले, वैसे क्लोज्ड पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे लूप, ठीक है। फिर आता है आपका मेश क्या होता है, इट इज़ ए क्लोज्ड पाथ इन ए सर्किट सच दैट इट डज नॉट कंटेन एनी फर्दर क्लोज्ड पाथ इनसाइड। मतलब वैसा क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर एक फर्दर क्लोज्ड पाथ अवेलेबल नहीं हो, तो वैसे क्लोज्ड पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे मेश, ठीक है। तो बेसिकली मेश क्या होता है, इनर मोस्ट क्लोज्ड पाथ इन सर्किट, मतलब जो सबसे अंदर वाला क्लोज्ड पाथ है उसको हम लोग मेश बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली बोल सकते हैं जो ऑल मेसेस होता है वो इक्वल टू लूप होता है, बट ऑल लूप्स आर नॉट मेश। क्यों? क्योंकि मेश इनर मोस्ट क्लोज पाथ होता है, तो लूप को लिए बस क्लोज पाथ चाहिए जो कि सेम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से हो, तो वैसे को हम लोग लूप बोल सकते हैं। अगर और लूप क्या होता है कि आउटर मोस्ट क्लोज पाथ को भी हम लोग लूप बोल सकते हैं, बट आउटर मोस्ट क्लोज पाथ को हम लोग मेश नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है अपना टोटल नंबर ऑफ मेश। टोटल नंबर ऑफ मेश जो होता है वो इक्वल टू होता है B माइनस ब्रैकेट के अंदर N-1, ठीक है। अगर आपको टोटल पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ मेश कितना होगा इस सर्किट में, तो आप इस फॉर्मूले से B क्या है अपना नंबर ऑफ ब्रांचेस, N क्या है नंबर ऑफ नोड, उसको अगर एक माइनस करते हैं उसके बाद अगर सॉल्व करते हैं तो उसके बाद कितना क्या आ जाता है आपका टोटल नंबर ऑफ मेश। अगर इस ब्रैकेट को आप ब्रेक करते हैं तो जो नंबर ऑफ मेश होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा B माइनस N+1, ठीक है। अब फिर मेश इक्वेशन क्या होगा, सेम एज टोटल नंबर ऑफ मेश, जितना मेश होगा उतना मेश इक्वेशन होगा, तो वो भी इक्वल टू होता है M = B माइनस N+1, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है रिडंडेंट एलिमेंट के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली रिडंडेंट एलिमेंट क्या होता है, दोज एलिमेंट थ्रू विच करंट इज नॉट एबल टू फ्लो इन द सर्किट इज टर्म्स एज रिडंडेंट एलिमेंट। मतलब वैसा एलिमेंट जिसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे रिडंडेंट एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी ब्रांचेस या कुछ भी काउंट करना है तो वैसे एलिमेंट को हम लोग एग्जाम्प्ट करना है, मतलब उसको छोड़ देना है, ठीक है। उस एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वैसे एलिमेंट को हम लोग रिडंडेंट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। आइए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पर। मान लीजिए यहाँ पे देखिए आपको ये सवाल दिया गया, आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ लूप्स है इसमें, कितने नंबर ऑफ मेश है। तो आपको क्या ध्यान देना, जो लूप क्या होता है वो क्लोज्ड पाथ होता है जिसका कि एक वो सेम पॉइंट नोड पे डबल बार क्रॉस नहीं करे, ठीक है, मतलब सेम नोड को एक ही बार क्रॉस कर सके। तो आप मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग, तो ये देखिए ये क्लोज्ड पाथ बन रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी सेम है, तो ये क्या हो गया L1 लूप 1 हो गया। दूसरा अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो ये भी एक लूप बना रहा है, क्लोज्ड पाथ बन रहा है और सेम नोड को क्रॉस भी नहीं कर रहा है। फिर तीसरा अगर देखें हम लोग ये क्लोज्ड पाथ को, तो ये भी क्लोज्ड पाथ बन रहा है, ये सेम नोड को भी क्रॉस नहीं करती, ये क्या हो गया L3। तो यहाँ पे बेसिकली कितने लूप बन रहे हैं 3 लूप्स, ठीक है। मेश के लिए क्या है कि वैसा लूप देखना है आपको या वैसा आपको क्लोज्ड पाथ देखना है जिसके अंदर एक क्लोज्ड पाथ नहीं बने। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि ये मेश है कि नहीं, तो बेसिकली ये मेश नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 और क्लोज्ड पाथ बन रहा है। तो वैसे तो इसको क्या हम लोग लूप बोल सकते हैं बट मेश नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेश के लिए बेसिकली क्या होगा, एक ये मेश बनेगा और दूसरा क्या आपका ये एक मेश बनेगा, तो ये M1 ये M2, ठीक है। तो 2 ही मेश बन सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेश। फिर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ मेश। नंबर ऑफ मेश इक्वल टू क्या होता है B माइनस N+1। बी क्या आपका नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस में 1 2 3 4, बी क्या हो गया 4। नोड क्या हो जाएगा आपका 1 2, ये देखिए ये जो है ये आपका
ये सेम नोड है। क्यों? क्योंकि इसके बीच कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया? सेम नोड हो गया। तो 1 2 3 3, ठीक है। तो कितना नोड हो गया आपका? 3। तो 4 - 3 + 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका? 2। तो आपको पता है नंबर ऑफ मेश कितना आया था आपको? ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 2। मेश इक्वेशन जो होगा आपका वो भी नंबर ऑफ मेश के बराबर होता है, तो वो भी कितना हो जाएगा आपका? 2, ठीक है। फिर आपसे अगर पूछा जाए, जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उसके बाद, तो यहाँ तक ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आइए कुछ और एक सवाल देखते हैं जो कंसेप्चुअल है, जो कि इस टाइप से सवाल पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में। आपको यहाँ पे एक रिडंडेंट एलिमेंट का भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि NP, NS, N नंबर ऑफ नोड ब्रांचेस, नंबर ऑफ मेश, नंबर ऑफ लूप, नोडल एंड मेश इक्वेशन और डिग्री ऑफ नोड, ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नोड निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो एलिमेंट है, सॉरी, ये जो एलिमेंट है आप देख सकते हैं, ये क्या है? रिडंडेंट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये क्लोज नहीं है सर्किट में। तो यहाँ पे क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस एलिमेंट को हम लोग रिडंडेंट एलिमेंट मतलब इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। इस एलिमेंट को काउंट नहीं करेंगे कहीं पे भी, अगर जो भी आपको काउंटिंग में एलिमेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या, मान लीजिए इस पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा नोड होगा? सिंपल नोड या प्रिंसिपल नोड? अगर रिडंडेंट एलिमेंट का कंसेप्ट नहीं पता होता तो आप इसको क्या बोलते हैं? 1 2 3 एलिमेंट कनेक्ट, ये कौन सा हो जाता है? प्रिंसिपल नोड। बट ये क्या है? रिडंडेंट एलिमेंट है, इसके साथ कनेक्टेड। तो ये क्या होगा? उसको छोड़ के हमको कनेक्ट काउंट करना है जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट कनेक्टेड है? 1 और 2। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया आपका? NS1 हो गया कि नहीं? ठीक है। फिर अगला देखते हैं हम लोग इस पॉइंट पे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 1 2 3 एलिमेंट कनेक्टेड है, 1 2 3। ये कौन सा एलिमेंट हो गया आपका? NP1। कौन सा नोड हो गया? NP1। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 एलिमेंट कनेक्ट है, तो ये NS2 के बराबर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने एलिमेंट कनेक्ट? 1 2 3, ये NP2 के बराबर हो गया। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी एक नोड है कि नहीं? यहाँ पे भी 2 एलिमेंट कनेक्ट है, ये NS3 के बराबर। ये भी एक नोड है, ये NS4 के बराबर, ठीक है। तो कितना सिंपल नोड हो गया? 4। सिंपल नोड जो हो गया आपका 4 के बराबर, प्रिंसिपल नोड जो हो गया आपका 2 के बराबर, ठीक है। टोटल नोड जो हो जाएगा इन दोनों का सम इक्वल टू 6 के बराबर, जो n हो गया आपका 6। तो यहाँ तक आपको सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड समझ गए होंगे। फिर आता है आपका नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस में भी आपको कौन सा? एक्टिव ब्रांचेस काउंट करने हैं, रिडंडेंट ब्रांचेस को नहीं, ठीक है, रिडंडेंट एलिमेंट को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप काउंट करते हैं डायरेक्टली। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो बी जो हो जाएगा आपका 7 के बराबर, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है m, मतलब नंबर ऑफ मेसेस का। नंबर ऑफ मेस का फॉर्मूला आपको पता है, b - n+1। तो आपको पता है b कितना आया था? 7, n कितना आया था आपका? 6। 7 - 6 + 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो मेस बनेगा, ये क्लोज्ड पाथ बन रहा है, ये क्लोज्ड पाथ बन रहा है। ये क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ मेस के बराबर। कितना मेस है इसमें? 2, ठीक है। फिर अगला आता है नंबर ऑफ लूप। नंबर ऑफ लूप अगर आप फॉर्मूले से देखें तो ये एक लूप बन रहा है डेफिनेशन से, फिर ये एक लूप बन रहा है, फिर दूसरा आपका, तीसरा आपका ये एक लूप बन रहा है। तो नंबर ऑफ लूप क्या हो गया आपका? 3, ठीक है। फिर आपसे पूछा है नोडल एंड मेश इक्वेशन। तो नोडल इक्वेशन का आपको पता है जो होता है NP-1, और जो NP था आपका वो 2 के बराबर था। ये एक प्रिंसिपल नोड था आपका और ये एक प्रिंसिपल नोड था, और कोई दूसरा प्रिंसिपल नोड तो नहीं था इसमें, 2। तो एन जो नोडल इक्वेशन होगा एनी, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2 - 1 इक्वल टू 1। मतलब 1 नोडल इक्वेशन से ये पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। मेश इक्वेशन को आपको पता है b - n+1, मतलब नंबर ऑफ मेश के बराबर। वो क्या था आपका? 7 - 6 + 1 मतलब 2। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस सर्किट को सॉल्व करने के 2 मेश इक्वेशन रिक्वायर्ड है और 1 नोडल इक्वेशन। तो आप कौन सा इक्वेशन प्रीफर करेंगे? नोडल इक्वेशन। क्यों? नंबर जो इक्वेशन होता है वो लेस है, लेस इक्वेशन में ही सारा वेरिएबल हमको पता चल जाएगा। फिर अगला आता है आपका डिग्री ऑफ नोड। तो डिग्री ऑफ नोड के लिए आपको क्या ध्यान देना है? आपको पता है डिग्री ऑफ नोड जो होता है 2 × नंबर ऑफ ब्रांचेस के बराबर होता है। तो ब्रांचेस आपको पता था कितना आ गया था? 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 × 7 कर देंगे, इजिली 14 आ जाएगा आपका डिग्री ऑफ नोड के बराबर, ठीक है।
फिर आइए अगला एक कुछ और सवाल देखते हैं इस पर। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी रिडंडेंट एलिमेंट का कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप इजली यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये जो नोड है यहाँ पे, ये दो नोड के बीच ये जो एलिमेंट कनेक्ट है ये शॉर्ट सर्किट कर रहा है इस नोड को। तो इस नोड के पैरेलल में जो भी एलिमेंट कनेक्टेड होगा वो क्या होगा, रिडंडेंट एलिमेंट। क्यों? क्योंकि जो करंट है हमेशा शॉर्ट सर्किट या लो रेजिस्टेंस पाथ पे फ्लो करना प्रेफर करता है। तो यहाँ पे जैसे ही इसको करंट को शॉर्ट सर्किट दिखेगा, सारा करंट क्या होगा, इस पॉइंट से आके सारा करंट इस नोड पे और इस नोड से स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। तो क्या होगा, उसके पैरेलल में जो ये इस एलिमेंट में करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, रिडंडेंट एलिमेंट। ठीक है, बेसिकली आपको शॉर्ट सर्किट को भी ध्यान में रखना है, क्या उसके पैरेलल में कोई एलिमेंट कनेक्ट है कि नहीं। अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा, रिडंडेंट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आइए इसको सेम, तो ये जो आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका 1 2 एलिमेंट कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया, NS1 सिंपल नोड। यहाँ पे देखिए ये नोड सेम है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट कनेक्ट है, 1 2 3 4। तो ये कौन सा नोड हो गया, NP1 प्रिंसिपल नोड। ठीक है, फिर ये कौन सा नोड हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट कनेक्ट है, NP2। ये कौन सा नोड हो जाएगा, NS1। तो यहाँ पे कितने सिंपल नोड है, 2, और कितने प्रिंसिपल नोड है, वो भी 2 के बराबर है। ठीक है, टोटल नोड क्या हो जाएगा, इन दोनों का सबमिशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। टोटल नोड आपका 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ मेश आपको पता है B-N+1 होता है। नंबर ब्रांचेस भी पता है आपको, एलिमेंट जो रिडंडेंट एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है उसको मान लेंगे। तो 1 2 3 4 5, बी क्या हो जाएगा 5, नोड आपको पता था 4 + 1, तो नंबर मेश जो है आपका 2 के बराबर आ गया। नंबर ऑफ मेश इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2। नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन क्या होता है, NP-1। n कितना था, NP आपको यहाँ पे 1 2 था, 2 - 1 इक्वल टू क्या हो गया, 1। कितने नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन रिक्वायर्ड है, 1। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ नोड, समीशन ऑफ डिग्री ऑफ नोड। 2 इंटू ब्रांचेस होता है, ब्रांचेस जो था आपका 1 2 3 4 5 के, तो 5 इंटू 2 कितना आ गया आपका, 10। ठीक है, तो इस टाइप के बेसिकली आपसे सवाल पूछे जाएंगे कंसेप्चुअल बेसिस पे कि आपको रिडंडेंट एलिमेंट का कंसेप्ट पता है कि नहीं। बेसिकली इस टाइप पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, ओम्स लॉ डिराइव किया गया था वो 3 एजम्पशन को नज़र में रख के किया गया था। सबसे पहला जो एजम्पशन लिया गया था, जो भी टेम्परेचर है उस एलिमेंट के थ्रू वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर जो एलिमेंट का कांस्टेंट रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, दूसरा जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी नहीं करना चाहिए एलिमेंट का। ठीक है, तभी ये ओम्स लॉ वैलिड होगा। तीसरा जो फिजिकल पैरामीटर भी वो कांस्टेंट होना चाहिए, लाइक प्रेशर या ह्यूमिडिटी, ये सभी पैरामीटर्स जो फिजिकल पैरामीटर वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी वो ओम्स लॉ वैलिड होगा। अगर ये 3 पैरामीटर आपको अगर एजम्पशन ले लेते हैं तब वो ओम्स लॉ क्या होगा, उस एलिमेंट पे वैलिड होगा। ठीक है, तो बेसिकली ओम्स लॉ जो था वो 6 लॉ उन्होंने दिया था, ईच 2 लॉ फॉर 3 डोमेन सिस्टम। ठीक है, 3 डोमेन कौन सा सिस्टम, LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, फिर मैग्नेटिक डोमेन सिस्टम, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमेन सिस्टम। उन्होंने 2 लॉ ईच दिया था तीनों सिस्टम के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम लोग LTI सिस्टम के लिए जो उन्होंने लॉ दिया था। तो सबसे पहला लॉ जो था LTI सिस्टम के लिए वो था J = सिग्मा ई, J = सिग्मा ई। ठीक है, तो यहाँ पे J क्या है आपको पता है, करंट डेंसिटी। ठीक है, J क्या है यहाँ पे, करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, I/A, करंट अपॉन एरिया। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर/स्क्वायर मीटर। फिर जो सिग्मा होता है वो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल के बराबर होता है। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या होता है आपको पता है, 1/ρ, मतलब 1/रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो 1/ρ जो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा, mho/मीटर। तो ये यूनिट mho/मीटर कैसे है ये जानते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी इंटू L/μA। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, इसका जो यूनिट होता है ओम होता है, तो R इंटू म्यू इंटू A/L होगा। ठीक है, तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का क्या होता है, मीटर, तो ओम मीटर हो गया।
ठीक है। और जो आपका कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है 1/mho, तो मतलब 1/ओम मीटर, 1/ओम मीटर भी बोल सकते हैं इसको, या ओम को हम लोग अगर 1/ओम को हम लोग क्या बोलते हैं मो, तो क्या हो जाएगा mho/मीटर, ठीक है। 1/ओम मीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं mho/मीटर, ठीक है। इसलिए रेजिस्टिविटी का हम लोग ये इस यूनिट से भी हम लोग जानते हैं mho/मीटर या 1/ओम मीटर, ठीक है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि इक्वल टू क्या था वोल्टेज अपॉन लेंथ, ठीक है। वोल्टेज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो इसका यूनिट होगा वोल्टेज का आपको पता है वोल्ट, और लेंथ का मीटर, तो वोल्टेज वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर मीटर, ठीक है। वोल्टेज क्या है एक टाइप का फोर्स भी है, इसलिए इसको न्यूटन पर मीटर पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो आइए इस क्या होता है इसी से ड्राइव होता है। तो आइए देखते हैं कैसे ड्राइव हुआ ये सेकंड फॉर्म ऑफ। तो बेसिकली क्या आपको पता है जे इक्वल टू सिग्मा ई था आपका फर्स्ट लॉ, ठीक है। जे इक्वल टू क्या होता है आई अपॉन ए, सिग्मा क्या होता है आपको पता है 1/रो, ई क्या होता है आपका वोल्टेज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप वोल्टेज का वैल्यू निकालें तो वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। तो इसको अगर रीअरेंज करें तो वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो आई एल, एक मिनट, वोल्टेज जो होगा आपका रो एल अपॉन ए इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो वोल्टेज इक्वल टू क्या हो गया रो एल अपॉन ए, ठीक है। जो अब यहाँ पे आप क्या ध्यान दे सकते हैं जो रो है आपका जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल का वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, लेंथ जो है वो भी कांस्टेंट रखना है, और क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता है वो भी कांस्टेंट रखना है। तो ये क्या हो गया होल टर्म क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो क्या आप इसको क्या बोल सकते हैं वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को अगर रिप्लेस करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ बोल सकते हैं आपको वोल्टेज जो हो जाएगा वो आर इंटू आई हो जाएगा। क्यों आर इक्वल टू क्या होता है आपका रो एल अपॉन ए। तो इसको इस जो कांस्टेंट टर्म को हम इसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर। ये जो आपका सेकंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, ठीक है। ये आपका सेकंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। फिर अगला आता है आपका थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जो दिया था वो मैग्नेटिक सिस्टम के लिए दिया था। तो थर्ड लॉ में क्या है जो साई इक्वल टू क्या होता है एल आई, ठीक है। साई क्या है टोटल फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, थ्रू द कॉइल। वो इक्वल टू क्या होता है एल इंटू आई, एल क्या इंडक्टेंस, आई क्या करंट जो एलिमेंट के थ्रू फ्लो हो रहा है, ठीक है। जो साई होता है वो इक्वल टू एन फाई के बराबर भी होता है, ठीक है। जो साई होता है वो एन फाई के बराबर भी होता है। तो यहाँ पे जो फोर्थ फॉर्म ड्राइव हुआ था इसी फॉर्मूले से ड्राइव हुआ था। बेसिकली साई आपको पता है वो क्या हो गया एल अपॉन एल इंटू आई, और साई इक्वल टू क्या होता है एन इंटू फाई, फाई क्या है यहाँ पे फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं जो एन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एल आई, ठीक है, एल आई। तो एन फाई क्या हो गया आपका इक्वल टू एल आई के बराबर। और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा डी एन बाई डी टी इंटू फाई प्लस एन डी फाई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी प्लस आई डी एल बाई डी टी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, देखिए एन क्या है यहाँ पे, एन जो है वो आपका नंबर ऑफ टर्न्स है वो तो कांस्टेंट रहेगा, और आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। और यहाँ पे एन डी फाई बाई डी टी फ्लक्स क्या है वो तो वेरी करते रहता है, तो इसलिए इसको जीरो नहीं मान सकते हैं। फिर अगला आता है आपका एल डी आई बाई डी टी। तो एल डी आई क्या है यहाँ पे करंट, वो भी वेरी होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको भी कांस्टेंट नहीं मान सकते। बट आई दूसरा जो आई डी एल बाई डी टी, यहाँ पे एल जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, इंडक्टेंस जो है वो कांस्टेंट होगा। क्यों एल जो डिपेंड करता है एन स्क्वायर अपॉन रिलेक्टेंस, एन भी कांस्टेंट रहता है रिलेक्टेंस भी कांस्टेंट रहता है, तो इसका आंसर एल क्या होगा वो भी कांस्टेंट। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा ये भी जीरो। तो इसको रीअरेंज करें इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा एन डी फाई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया आपका एल डी आई बाई
dt, ठीक है। तो आपको पता है कि एन डी फाई बाई डी टी जो होता है, वो जो फैराडे लॉ इसी कंसेप्ट पे है, जो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है तो वो क्या करता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है उस सर्किट में। मतलब अगर फ्लक्स वेरी कर रहा है सर्किट में तो क्या करेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नंबर ऑफ, अगर एन डी फाई बाई डी टी जो होता है वो फैराडे लॉ ने बताया था कि एन फाई डी फाई बाई डी टी होता है वो इक्वल टू ई के बराबर होता है। आप मशीन में इसको पढ़ेंगे तो ई को हम लोग क्या वोल्टेज भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज इक्वल टू जो होता है मैग्नेटिक सर्किट में वो एल डी आई बाई डी टी के बराबर। यही था आपका फोर्थ लॉ, ओम्स लॉ। जो वोल्टेज होता है थ्रू द इंडक्टर वो होता है एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। फिर अगला आता है आपका फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ जो ओम्स लॉ था वो था बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। वो क्या था, Q जो चार्ज होता है इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी, ठीक है। और यहाँ पे Q क्या है आपका चार्ज और C क्या है आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। और सिक्स्थ लॉ जो इससे ड्राइव हुआ था वो आइए देखते हैं। अब वो Q क्या हो गया, सी वी के बराबर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी वी बाई डी टी प्लस वी सी डी सी बाई डी टी। तो आपको यहाँ पे पता है जो डी क्यू बाई डी टी होता है वो आपको पता है कि आई के बराबर होता है। और यहाँ पे सी डी वी बाई डी टी, यहाँ पे वोल्टेज तो वेरी कर ही रहा है तो क्या होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये मतलब इसका टर्म जीरो नहीं हो सकता। अगला देखिए आपको वोल्टेज डी सी बाई डी टी, आपको पता है सी जो डिपेंड करता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी के बराबर होता है। तो एरिया क्या होता है वो कांस्टेंट होता है, डायमीटर क्या होगा वो भी, डिस्टेंस क्या होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, और परमिटिविटी जो होता है मटेरियल का वो भी कांस्टेंट होगा। तो इस कारण से क्या होगा, सी कांस्टेंट होगा, तो इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो आई, तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या बोल सकते हैं, आई जो होता है वो सी डी वी बाई डी टी के बराबर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो करंट होता है वो इसके बराबर होता है कैपेसिटर इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज के बराबर, ठीक है। तो ये क्या था आपका सिक्स्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो बेसिकली ये 6 लॉ उन्होंने दिया था। सबसे पहले क्या था, एलटीआई सिस्टम के लिए क्या क्या था आपका, जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये किसके लिए था, एलटीआई सिस्टम के लिए। दूसरा क्या था आपका, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए था, एलटीआई सिस्टम के। फिर अगला आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम के लिए। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिस्टम के लिए जो तीसरा लॉ था वो क्या था, साई इक्वल टू एल आई, ठीक है। जो फोर्थ लॉ था इसके लिए जो ड्राइव हुआ था, जो वोल्टेज होता है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम में वो क्या था, एल डी आई बाई डी टी के बराबर, ठीक है। ये किसके लिए था, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम के लिए, ठीक है। फिर अगला था आपका जो फिफ्थ लॉ था वो किसके लिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फिफ्थ एंड सिक्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। तो क्या था, पहला Q इक्वल टू सी वी, और दूसरा क्या था आपको जो करंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वो होता है सी डी वी बाई डी टी के बराबर। ये किसके लिए था आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये 6 लॉ ओम्स लॉ ने दिए थे, ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम के लिए। सो बेसिकली आज का क्लास जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी जो भी आपका बचा हुआ कंटेंट में वो हम लोग आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।